मैं हेमंत भाई आपके पास आ जाऊं, मैं जरा एक चीज और समझना चाहूंगा। जैसे मतलब जो एक बात अजीत भाई साहब ने कही कि जो लाइफस्टाइल होती है इन सब लोगों की, जो चुने हुए प्रतिनिधि, ये लोग राजा नहीं है। वो 400 पाउंड का जूता अगर पहनते हैं तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ तो कुछ नेता हैं जो 400 पाउंड का मोटे तौर पे मेरी समझ में 40-50 हजार रुपया हुआ। यहाँ तो 2-4 लाख रुपए से कम का हम लोग चश्मा, घड़ी, जूता, पेन, कोट, सूट, बूट, ये सब तो हमारे यहाँ तो 25-15-20 लाख रुपए माना जाता है। और मैं एक इसलिए बता दूं हेमंत भाई इस पे, हालांकि वो आउट ऑफ, मुझे एक रघु ठाकुर हैं, पुराने सोशलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आपकी वैल्यू, वो किसी किसी कहीं किसी अर्थशास्त्री का है कि आपकी वैल्यू वो है जो आपके, आप क्या पहने हैं। तो वो कहते थे कि वो एक कुर्ता पजामा करके उनकी वैल्यू कुछ हजार से कम की आती थी। अच्छा, हम लोगों की घड़ी छोड़ना, पहनना छोड़ दिया गया है तो वो भी वैल्यू कम हो जाती है। अब एक वैल्यू अपनी गड़बड़ हो जाती है फोन की वजह से, क्योंकि फोन एक एक हथियार कह लीजिए, यह लगता है कि फोन के बिना तो ऑक्सीजन है, फोन चल नहीं पाएगा। मैं हेमंत भाई, दो चीजें थी और मैं एक साथ इसलिए पूछ ले रहा हूं कि हम लोग जो जहां की बात करते हैं कि भाई ये लोग लिबरल हैं कि नहीं हैं, लेकिन वहां के सिस्टम पे कोई सवाल नहीं उठाता है, एक उंगली सिस्टम पे नहीं उठाई जाती है, वो वहां के सिस्टम की विश्वसनीयता नहीं खत्म हुई है। तो एक तो मैं इस पे भी टिप्पणी चाहूंगा। दूसरा, आपको क्या लगता है, जैसा अजीत भाई साहब कह रहे हैं कि अगर इस तरह के दुनिया में लीडर्स आ रहे हैं जो आपके रेसिज्म या इस तरह की पॉलिसीज के अगेंस्ट खड़े होते हैं, अगर कोई 370 हटाने पे वहां से आपसे क्वेश्चन करता है, तो क्या हिंदुस्तान के लिए भी मुश्किल होगा जिस तरह की हम लोग पॉलिटिक्स करते आए हैं। और एक हमारे वही के ब्रिटेन के एक दर्शक है, वो कह रहे हैं, ये उनका विचार है, एनोरा फिनेरेटी, आई एम सॉरी टू से दिस बट रेसिज्म isn't taken lightly here in UK. Take his own diaspora didn't vote for him because of the change in immigration law. ये वहां के लोगों का कहना है। मैं जरा इस पे हेमंत भाई आपसे समझना चाहूंगा। एक तो सिस्टम की विश्वसनीयता हमारे यहाँ नहीं है, हम सब लोगों का ये बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि अगर सिस्टम ईमानदार रहता, ट्रांसपेरेंट रहता, लेवल प्लेइंग फील्ड होती, तो मोदी जी की कम से कम 100 सीटें और कम होती या बीजेपी की 100 सीटें कम होती। और दूसरा, मोदी जी जिस तरह से अब करते रहते हैं ना, कभी कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, ये सब, उस पे क्या लगाम लगेगी अगर इस तरह के लोग दुनिया में आ रहे हैं वापस? देखिए आनंद जी बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं आपने। और जो आज की तारीख में पूरी दुनिया की स्थिति है और खासतौर पर यूरोप की स्थिति है, वो पूरी दुनिया के जीवन काल में एक ऐसा दौर आता है जब इस तरह की फोर्सेस लगातार सिर उठाती जाती है। जैसा सारे साथियों ने जिक्र किया, फ्रांस के अंदर क्या हुआ, इटली के अंदर क्या हुआ, वेरी रिसेंटली नीदरलैंड के अंदर क्या हुआ, वो सारा एक राइट विंग का उभार कहीं ना कहीं। और आपने जो कहा कि जो हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, देखिए अमेरिका के अंदर पहली बार उस मतगणना से लेकर के हर चीज को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश किसने की? जो इतना बढ़िया एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है उनका, सब कुछ अकाउंटेबल स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, ट्रंप ने उसको सारे को डिस्टर्ब करने की कोशिश की इन हिज ओन यूनिक एंड फुलिश वे। हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे 2014 से पहले कभी कभार 2004 में भी जिक्र आया कि भाई ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है जब बीजेपी हारी अनएक्सपेक्टेडली, तो उसमें किताबें भी लिख दी। लेकिन उससे पहले कभी बहुत लंबा चौड़ा इस पर विश्वास, इस पर विवाद नहीं होता था कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं। हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग थे। और ऑन ए लाइटर नोट, सारे साथी बहुत ज्यादा गंभीरता से बात कर रहे थे, ऑन ए लाइटर नोट एक बात कहना चाहूंगा कि सुनक से थोड़ी सी गलती हो गई। वो अगर मोदी जी उनके सोकाल्ड मित्र हैं, हालांकि मोदी तो सभी के मित्र हैं, गले तुरंत पड़ जाते हैं, वो अगर कहते तो महीना 2 महीना डेपुटेशन पे राजीव कुमार को भेज देते और 2-4 महीने के लिए ईडी और सीबीआई को भी भेज देते, तो कौन सी लेबर पार्टी और कहां का क्या सिस्टम, सारों का इलाज हो जाता है। लेकिन वो उसको चूक गए और हालत ये हुई कि जो आज कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी 200 सालों में सबसे बड़ी हार हुई। 200 सालों की बात कर रहा हूं, और उसके जो सबसे बड़े सारे कारण जो सारे साथियों ने बताए खोल करके। लेकिन इसमें जो चिंता की बात है, जो एफटीए जो है वो दोबारा से रिकंसिडरेशन में चला जाएगा, जो बहुत लंबे समय से जिस पर काम चल रहा था। और जैसे खासतौर पर कश्मीर को लेकर के और सारी 370 को लेकर के जो द वुड बी प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टार्मर, वो भी 2018 तक वो भारत में जो उनका अधिकार है कश्मीरियों का, उसकी बात लगातार कर रहे थे। लेकिन जब विरोध हुआ विद इन पार्टी, आउटसाइड द पार्टी, और हिंदुस्तानी वोट भी ठीक ठाक है वहां पर इमिग्रेंट्स के,
तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अपना जो वो स्टैंड था उसको थोड़ा सा लोअर किया, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का भी वही रुख रहा है ट्रेडिशनली, और भी सारी चीजें हैं। तो इसमें सारे में जो देखना पड़ेगा वो ये कि 14 साल के वनवास के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई है। इसका एक नजरिया वो है जो सारे साथियों ने कहा, एक दूसरा इसका नजरिया और भी है कि आज भी अगर आप कंजर्वेटिव पार्टी की और रिफॉर्म पार्टी की अगर आप वोट मिलाएंगे तो वो दोनों कंजर्वेटिव से आज भी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। रिफॉर्म पार्टी की सीटें बेशक 4 आई, लेकिन वोट परसेंटेज बहुत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये साफ है कि वहां पर जो एक्सट्रीम राइट है या हार्डकोर राइटिस्ट है वो अभी वीकन उस रूप में नहीं हुए। कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप वीकन हुई है, उनके अंदर जो जो गुटबंदी है वो पार्टी को ले डूबी है, उनकी नीतियां ले डूबी है। लेकिन जो राइट विंग फोर्सेस हैं एज सच वो वीकन उस रूप में नहीं हुई जितनी उनकी सीटें दिख रही है आपको 121। तो एक ये पक्ष भी इस चुनाव का है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ओवरऑल जो इसके कारण बढ़े, जो अभी झा साहब भी कह रहे थे, सबसे बड़ा कारण तो जो पूरे यूरोप के अंदर चल रहा है, इंग्लैंड में तो खासतौर पर ब्रेक्सिट के बाद जो पूरा सीन क्रिएट हुआ, पूरा कंट्री ही एक तरीके से सिस्टम ही डिरेल हो गए थे इन वन में। तो उसका सबसे बड़ा कारण तो स्लगिश जो उनकी इकोनॉमी है कहीं ना कहीं, वो सबसे बड़ा कारण है इसका। दूसरा जो बड़ा कारण है इसका, जो टैक्सेशन का जिस तरीके का है, फिर जो रशिया का उनका जो झगड़ा चल रहा है यूक्रेन का, उसके कारण जो फ्यूल प्राइसेस इतने लगातार बढ़ गए, टैक्सेशन, ये सारी चीजें वो है, इमिग्रेशन ऑफ कोर्स, ये सारी वो चीजें हैं जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये कोई जो लेबर पार्टी भी आई है, इनके पास भी ऐसी कोई मैजिकल वैंड नहीं है कि जो इसको एक पल में जाकर के इसको बदल देंगे सूरत हाल को। तो इसके लिए उनको जो भी चुनौतियां सामने हैं वो सारे ब्रिटेन को भी दिख रही है, सच यूरोप को भी दिख रही है। तो यूरोप के साथ कितनी कदम ताल करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो किस एक्सटेंट तक कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें बेसिकली। और दूसरा जो ये जो आए हैं प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं कीर स्टारमर, इनका अपना एक चीजों को देखने का एक नजरिया भी रहा है, चाहे इंडिया के प्रति हो, चाहे वर्ल्ड भी हो, चाहे वहां के एनवायरमेंट लॉज का इश्यू हो, तो तमाम उन मुद्दों पर। तो अब इसमें जो आनंद जी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ब्रिटेन कोई आबादी के हिसाब से चाहे बहुत बड़ा देश ना हो, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर उनका एक रोल है, एक सी टैंकर वो उनका। अमेरिका का भी जो सभी मौसम जो कहते हैं, हर मौसम का ऑल वेदर फ्रेंड है अमेरिका का। अमेरिका के जो सूरत हाल हो गए चुनाव के बाद, वहां पर जो ट्रंप जिस तरीके से बाइडेन की एक उसके कारण जो बहस के बाद जो बाइडेन की हालत हुई है, और बाइडेन जिस तरीके से जिद कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं ही लड़ूंगा, तो उसमें जो पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी उसको ही पसीने आए हुए हैं। तो इन जो चुनाव का, ब्रिटिश चुनाव का एक खास तरह का प्रभाव है विद इन ब्रिटेन, प्रो इंडिया, आगे इंडिया यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ विज विज। तो इन सारों का अगर आप नट शेल में, हालांकि इसके लिए बहुत लंबा टॉपिक है डिस्कशन का, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि पूरे यूरोप में जब एक्सट्रीम राइट का जो चल रहा है, हार्डकोर राइट का, वैसे में इनका आना एक हल्का सा बदलाव दिखाता है। और जो बात जो रेसिज्म की और सारी चीजें हैं, रेसिज्म को तो कंट्रोल देर सवेर करना ही पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स लॉ है, इंटरनेशनल लॉज है, अभी तक जो लापरवाही चलती रही है वो लंबे, ये जो राइटिस्ट है ना, जो आइडेंटिटी की बात जो कर रहे थे झा साहब, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो चाहे सुन्नत थे वो भी ये कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हम उनको वहां भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ट्रंप का इस बारे में आप हमेशा देखते हैं, कभी तो वो दीवार खींचने चल पड़ते हैं, कभी वो स्टूडेंट को ग्रीन कार्ड देने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें वोट खींचने के लिए तो एक तरीका है, लेकिन ओवरऑल जो सीरियस पॉलिसी व्यू है उसको भी देखे जाने की जरूरत है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो। कि यू कांट बी फूल पीपल लाइक दैट कि चुनाव से पहले आप कुछ करते हैं, कहते कुछ हैं, और फिर पॉलिसी में आपका कुछ और रिफ्लेक्ट होता है। ये सारे इश्यूज हैं। और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात है वो आपने यहां भी देखा कि बहुत स्मूथली, कहीं कोई चुनाव की प्रक्रिया पे कोई आरोपबाजी नहीं, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड पे कोई आरोप, बिकॉज दे आर मैच्योर डेमोक्रेसीज। और हमारे यहाँ जो मोदी जी ने जो हाल किया है, हमारे तो मुख्य चुनाव आयुक्त सवालों के जवाब देने की बजाय शेर व शायरी करते हैं। सवाल आप आज पूछते हैं, जवाब 3 महीने बाद देते हैं। 28 अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो 6 महीने तक समय मांगती रहती हैं, उनको मिलने का समय नहीं देते हैं। उनके जो पुराने कुलीग्स हैं, चाहे वो कुरैशी साहब हो, चाहे अशोक लवासा साहब हो, वो सारे उनके हर उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनको जवाब देने के अपने सीनियर्स का भी वो नहीं। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। ये एक अच्छी बात है कि कम से कम देखिए, चुनाव परिणाम तो देश के लोग तय करते हैं लोकतंत्र के अंदर, लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का फंक्शनल रहना, उनकी क्रेडिबिलिटी का फंक्शनल रहना, एस्टेब्लिश्ड रहना, वो मॉडर्न डे के लिए, वर्ल्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
खासतौर पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर। बाकी देशों में तो क्या होता है क्या नहीं, पाकिस्तान के चुनाव हुए, उसके क्या उसका चुनाव का वो था नहीं था, इस बार हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, पाकिस्तान वाले स्टाइल में चुनाव हुए हमारे यहाँ भी। देयर वाज नो लेवल प्लेइंग फील्ड, जो बोला उसको अंदर डाल दो, किसी के खाते सील कर दो, जैसे आपने कहा सैकड़ों सीटें कम हो जाती। तो मोदी जी को क्या उन बातों का पता नहीं था क्या? तभी तो वो लगातार 10 साल से ईडी और सीबीआई का इतना इफेक्टिव मिसयूज कर रहे थे और पूरे अपोजिशन को डिफ्यूज कर रहे थे और डेमोक्रेसी को रिफ्यूज कर रहे थे और आम आदमी को कंफ्यूज कर रहे थे। यही तो किया मोदी जी ने 10 साल में। तो वहां पर जो ये कंट्रीज है, चाहे वो यूरोप की बात करें आप, एक दौर के अंदर एक खास तरह की विचारधारा आ सकती है किन्हीं कारणों से। और ट्रंप की अगर ट्रंप साहब का कोई अगर 15 मिनट उनका भाषण कोई सुन ले, तो डू यू फाइंड हिम ए नॉर्मल मैन? ही इज नॉट। लेकिन वैसा व्यक्ति भी अमेरिका का राष्ट्रपति ना केवल बन सकता है, दूसरी बार बनने से बाल बाल हार जाता है और वो तीसरी बार फिर कोशिश कर रहा है कि मैं बन जाऊं। तो ये उसका वो बहुत सारे केसेस के अंदर इंडिक्टेड भी है, क्रिमिनल केसेस के अंदर इंडिक्ट हो गए। लेकिन वहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आज भी फंक्शनल है। केवल एक यही राहत की सांस है, बाकी हर एक डेमोक्रेसी की अपने इनबिल्ट फॉल्ट लाइंस है, उनको एड्रेस वहीं के लोगों ने करना है, वहीं के पॉलिटिक्स ने करना है। लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का जिंदा रहना, मजबूत रहना, ये दुनिया के अंदर लोकतंत्र को कायम रखने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। और भारत को इससे फिलहाल, भारत के चुनाव आयोग को और बाकी इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जुडिशरी हो, उनको भी अंदर एक बार अपने झांकने की जरूरत जरूर है, ऐसा मुझे लगता है। जी, मैं हेमंत भाई आपसे एक अंतिम टिप्पणी और समझने की दृष्टि से जरा बता दीजिए, भारत का जो व्यक्ति जब जा रहा है वहां, और जिसको हमारे एक दर्शका भी कह रहे हैं कि भाई वो वहाँ की मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को, वहाँ के सर्विस इंडस्ट्री को, मतलब जो खास करके कंप्यूटर डेटा वाली है, उसकी वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो सब संभालते हैं। मैं एक चीज ये देखता हूँ कि चाइना के लोग जब जा रहा हूँ, चाइना के लोग हमसे ज्यादा दुनिया भर के देशों में, वो वहां बहुत सी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल भी करते हैं, उनकी स्टेक्स होती हैं, उनके पैसे होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। और उनको शायद उनकी सरकार, जो मुझे नहीं मालूम है, मेरा आई डोंट हैव अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, लेकिन उनकी सरकार का भी उस पर ठीक से उनको बैक करने का वो रहता है। आपको नहीं लगता है कि अब हम 144 करोड़ होने के बाद हमें भी अपनी कुछ पॉलिसीज को रीडिफाइन करना होगा, रीलुक करना होगा, क्योंकि अब हम 144 करोड़ हैं। नहीं, इसमें जो है आनंद जी, रीडिफाइन तो कर चुके हैं मोदी जी, हमें दिख नहीं रहा। ये जो देश है, ये देश पूरी दुनिया का सॉफ्टवेयर का पावर हाउस है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट करते हैं। मेडिकोज, हमारी मैन पावर मैक्सिमम आपको इंग्लैंड में मिलेगी, यूरोप में मिलेगी, पूरे अमेरिका में मिलेगी, अप टू 30% और मोर इन सर्टेन स्टेट्स इन यूएस। ये सारा सिस्टम हमारे पास है। जो अमेरिका की जो बिगेस्ट आईटी कंपनीज है, उनको मैन कौन कर रहा है? एडोब कर लीजिए आप, गूगल कर लीजिए, सारे देख लीजिए आप। तो हिंदुस्तान का जो पावर हाउस था, आईटी पावर हाउस, वो एक दौर में हमारी शान होता था। मोदी जी ने इसमें बड़ी चमत्कारिक जो है वो उसमें वो की है प्रगति। और इजराइल जैसे वार टॉर्न देश के अंदर आप लेबर एक्सपोर्ट करने लगे, तो प्रगति में तो कोई कमी नहीं रही। जो देश जहां पर कोई काम करना नहीं चाहता कोई भी दुनिया का व्यक्ति, वहां पर हरियाणा की सरकार और मोदी की सरकार मिलकर के लेबर एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया आपने? किन हालात में? तो आपका इतना बुरा हाल हो गया है कि अफगानिस्तान के भी लोग वहां नहीं जाना चाहते, जहां अफगानिस्तान जिस तरीके की स्थिति में। तो मोदी जी ने एक मॉडल तो दिया है, और वो मॉडल क्या है कि यहां पर कमाओ और भाग जाओ। कितने लोग मोदी जी के राज में 10 साल में यहाँ के जो बैंक डिफॉल्टर से भाग गए, ये कभी सुना था आपने पहले इंडिया के इतिहास में? दूसरा, जो यहाँ के जो जिसको बहुत मल्टी रिच कहते हैं आप, अरबपति खरबपति जो लोग हैं, वो कहने को छोटा मोटा धंधा है, बाकी तो सारे हर साल हजारों की संख्या में जा रहे हैं। तो इंडिया के अंदर हो क्या रहा है कि जो हल्का फुल्का सेमी ट्रेंड भी व्यक्ति है, सेमी ट्रेंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ अनट्रेंड और अनस्किल्ड, वो भी बेचारा फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में, चाहे उसको इजराइल जाना पड़े, वो जा रहा है। एंड टू दैट एक्सटेंट के पंजाब के कुछ बच्चे आपने यूथ देखे होंगे, जो आपने डोंकी रूट से वो यूक्रेन के खिलाफ धोखे से लड़ाए गए। तो हिंदुस्तान तो आज वहां पर खड़ा कर दिया ले जाके मोदी जी ने। मोदी जी क्या कहते थे कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा, अमेरिकन लोग लाइन में लगाकर इंडिया का वीजा मांगेंगे। तो आपको तो दिल्ली में बहुत सारे दिखते होंगे रोज, इंडियन एम्बेसी के बाहर, वहां पे सब अमेरिकन खड़े रहते होंगे। तो ये बेसिकली एक खास तरीके का एक प्रोपेगेंडा है। और इसके पीछे की जो सोच है ना बीजेपी की, खासतौर पर वो जो पूंजीवादी व्यवस्था का जो वो हिस्सा है, उनको इस देश में दो ही व्यक्ति चाहिए। या तो उनको अडानी चाहिए, केवल अडानी चाहिए,
और बाकी नहीं, छोटे सेकंड लाइन थर्ड लाइन नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट। और या उनको बिल्कुल लेबर चाहिए, बीच की सवारी की जरूरत नहीं है, या तो टॉप ऑफ द लाइन और या बॉटम ऑफ द पिरामिड। उसके बाद सारी चीजों को मैनेज करना इनके लिए आसान है, इनकी पूरी सोच ये। और आज उसी का परिणाम है, मोदी 10 साल में कभी हिंदुस्तान में ये नहीं कहते कि मैंने ये वर्ल्ड क्लास ये इंस्टीट्यूट बना दिए, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना दिए, ये मेडिकल इंस्टीट्यूट बना दिए। वो राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते थे कि राम मंदिर बन गया, देखिए वो फलाना अयोध्या कॉरिडोर बन गया, ठीक बात है, वो धार्मिक संस्थाओं का काम है, वो सरकार का काम नहीं है। मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मंदिर बनवा रहा है वहां बैठ के, और जो काम करने का वो करते नहीं। उसका जो फॉल आउट है वो आप ये देख रहे हैं कि जो दुनिया का पावर हाउस था आईटी का हिंदुस्तान, आज वो लेबर एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो भी किन देशों को? इजराइल को। और मैक्सिमम डोंकी रूट से, अगर ये कितने शर्म की बात है कि डोंकी रूट से पूरी दुनिया का आप फिगर उठा के देखिए, सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी जा रहे हैं, सबसे ज्यादा अरबपति भी हिंदुस्तान से जा रहे हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार भी हिंदुस्तान से जा रहे हैं, लेबर भी जा रहे हैं। एंड टू दैट एक्सटेंट एक वार टॉर्न कंट्री लाइक इजराइल जहां एक पल का भी भरोसा नहीं है, वहां अपनी जान को दांव पर लगाकर भी यूथ सारा वहां पर जाकर केवल दो वक्त की रोटी और रोजगार के लिए यहां पर ला करके खड़ा किया है। और इस देश के भक्तों को अब भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। जी, जी। तो ये जो फाल्टी इकोनॉमिक वो है जो आप करते हो ना, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, कितने जो भाजपा के कितने लोगों को ट्रिलियन की जीरो पता है? हकीकत ये है कि उनको ट्रिलियन विलियन से कोई लेना देना नहीं। जब तक मोदी है उनके नारे लगाएंगे, उसके बाद फिर पूरी भाजपा को भी ढूंढते रह जाएंगे, फिर ना भाजपा मिलेगी ना कुछ और मिलेगा। आज उन्होंने यहां पर लाकर खड़ा कर दिया। जी। जी।